नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका भाई आ चुका है नया टॉपिक के साथ। ठीक है, और चैप्टर जो हमारा वही चल रहा है नियोजित विकास की राजनीति। और मैंने आपको 2-3 वीडियो पिछले में कुछ चीज़ बात की थी। बात किया था कि जो आपको नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे जल्दी। मतलब नोट्स का मतलब क्या है, एमसीक्यू टाइप जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक ही तरीके से मैं बोर्ड पे करा दूंगा। ठीक है, एक लाइन से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बोर्ड पे वो करवा दूंगा। मैं जल्दी करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एमसीक्यू के जो 12th में क्वेश्चन आते हैं वह 12 होते हैं, है ना। अगर आपने 12 क्वेश्चन और पीछे के 12 क्वेश्चन कर लिए, दोनों को प्लस करके कितना होगा 24। आपने 24 नंबर ऐसे प्राप्त कर लिए, है ना। और बचे 2 नंबर क्वेश्चन बचे, 4 नंबर क्वेश्चन बचे, 6 नंबर क्वेश्चन बचे। पॉलिटिकल साइंस में ऐसे ही बनता है ना दोस्तों, उसमें तो आप नंबर ले आ ही सकते हैं। तो आप सोच लिए कि आपका स्कोर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरा मकसद यही है करवाने का। अब देखिए दोस्तों, हमने किस प्रकार से कल जो है योजना आयोग के ऊपर चर्चा किया था, है ना। योजना आयोग के ऊपर चर्चा किया था, है ना। किस प्रकार से जो है उनका कार्य देखा और किस प्रकार से उनको मंजूरी के बिना सिफारिश नहीं मानी जाती थी, है ना। अब देखिए दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब योजना आयोग से। ठीक है, योजना आयोग में ही आता है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब ये है 1951 से लेकर 1956 के बीच जो है बना। ठीक है, 50 मान लीजिए, 50 भी अगर वहाँ लिखा हुआ ना दोस्तों एमसीक्यू में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, परंतु यहाँ पे 1951 लिखा था, ये भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा देश है भारत, भारत जो है सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित था, है ना। साम्यवादी पर आधारित था उस टाइम में, जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब क्या है दोस्तों कि जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वह बहुत धीमी थी, बहुत धीमी, मतलब कि कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों पंचवर्षीय योजना आया, पंचवर्षीय योजना, उसके बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि अर्थव्यवस्था पे मुख्य रूप से, अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं कृषि पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, कृषि पर ही आधारित है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हूँ, 5 पॉइंट। देखिए, इस पे गौर कीजिए कि मैंने क्या क्या लिखा है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पॉइंट एक एक करके सुनाऊंगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से लेकर आया था, है ना। अब देखिए दोस्तों, इसका पहला ये मैंने कार्य लिखा है तरीके से। ठीक है, ये कार्य है, बातें हैं पंचवर्षीय योजना की। अगर पेपर में भी आता है 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन, यही पॉइंट बनेगी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा है। देश की गरीबी के मकर जाल से निकलने का इसका उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो हमारा देश में जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम आप सभी को पता है कि हमारा देश कितनी गरीब था, है ना, कितनी गरीबी हालात में था। तो क्योंकि अंग्रेज लोगों ने सारा चीज़ लूट के लेके चले गए, है ना। अब देखिए दोस्तों, इनका मकसद ये था कि हम गरीबी की जो मकर जाल से बने हैं उनमें से हमको निकलना है ना। परंतु दोस्तों क्या है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के कारण हुआ नहीं। ठीक है, उनका यही मकसद था। अब दूसरा क्या कह रहा है पॉइंट, कि जो ये विशेषज्ञ, मतलब कि इसमें एक और चीज आता है कि जो योजना पे जो कार्य करने वाले विशेषज्ञ ने आते हैं उनका नाम है, पहला नाम लेता हूँ मैं दोस्तों, A.K.N. राज थे। ठीक है, जो इस योजना पे कार्य करते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना का जोर कृषि पर था। ठीक है, मतलब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हमारा देश की जो कृषि हालात है वो बहुत ही धीमा था, बहुत बुरा हाल था उसका। ठीक है, परंतु दोस्तों और भी इसमें उल्लेख बातें हैं। इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है बांध और सिंचाई का निवेश भी था। ठीक है, मतलब दोस्तों कृषि पर तो था ही, परंतु बांध जो और जो सिंचाई का निवेश था उस पर भी इनका जोर था, है ना।
जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि आपको पता है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो जो कृषि का क्षेत्र है उसमें भारी गिरावट देखने को मिला। गिरावट देखने को मिला, पहले से गिरावट में था, है ना। और क्या, कृषि पे ज़्यादा असर पड़ा, ये हम कह सकते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये जो बांध है, बांध और सिंचाई का निवेश, अब मैंने यहाँ इसके कुछ पॉइंट लिखे इसके व्याप पर। घाघरा नागल जैसे विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित किया गया। अब दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना में आता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के तहत ही इसको बड़ी धनराशि आवंटित हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने घाघरा नागल जैसे यह है बांध है दोस्तों, घाघरा नागल एक बांध है जो कि इस समय वर्तमान समय में उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में है वर्तमान समय घाघरा नागल बांध है। अब देखिए दोस्तों, ये जो घाघरा नागल बांध जैसे परियोजना, मतलब कि ये पंचवर्षीय योजना में जब आ रहा था, तो ये कार्य जो करने वाला घाघरा नागल बांध को निर्माण करने वाला चीज़ें थी, उनमें क्या था कि इस योजना में धनराशि बहुत से ज़्यादा दिया गया, किस कारण, जिससे जो हमारा जो बांध है वो निर्माण हो सके और जो कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सके। क्योंकि दोस्तों अगर ये बांध रहेगा तो जो बांध की पानी होता है, पानी वह नियमित रूप से किसान के खेतों में जाएगा और जिस कारण से हमारी जो कृषि की व्यवस्था है वो अच्छी हो सकेगी, है ना, अच्छी कृषि उत्पादन हो सकेगी, अनाज उत्पादन हो सकेगी, है ना, यही कारण है इसका। अब दोस्तों चौथा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, देश में भूमि के वितरण का जो दर्श मौजूद है उसने कृषि विकास में बाधा पहुंचाई। अब इसमें कहने का अर्थ क्या दोस्तों, इस पॉइंट का ये कह रहे दोस्तों, जो हमारे देश में भूमि वितरण मतलब बांटा गया, ठीक है दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था, भूमि अलग अलग जातियों में। ज़्यादातर उस समय में जो भूमि रखते थे ना वह जमींदार लोग होते थे, और ये जमींदार लोग करते क्या थे, ये खुद तो अनाज उगाते नहीं थे, परंतु जो किसान भाई लोग थे उनको ये लोग मतलब कि आजकल शुद्ध भरना देते, ठीक है दोस्तों। अगर आप गाँव में होंगे तो अगर आपके मम्मी पापा कभी गांव में देखे तो बटिया खेती जो करते हैं, बटिया मतलब किस तरह से कह सकते हैं कि जो मान के चलिए मैं जमींदार हूँ, ठीक है, मेरे पास 1 बीघा जमीन है, ठीक है दोस्तों, और मैं किसी अन्य व्यक्ति को उसमें से 5 कट्ठा खेती करने को देता हूँ। अब मैं उसको बोल दूंगा कि भाई मुझे साल का 70% तू मुझे अनाज देगा, ठीक है, और 30% तू लगेगा, और जो तेरा लागत होगा वो, ठीक है। ऐसे करते थे पहले के जमींदार लोग, है ना दोस्तों। इसमें क्या था कि अगर बार बार की जो हालात है अगर वो आए तो जिसमें जमींदार कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, जमींदार का उसमें कुछ नहीं जाएगा तो किसान का जाएगा और उसका घाटा लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें यह जब सबसे बड़ी समस्या थी एक तरीके से। परंतु जब ये घाघरा नागल बांध हुआ तो वितरण का जो दर्श मौजूद था, मतलब किसी ज़्यादा जमींदार के पास जमीन होने के कारण जो है कृषि में जो है ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, उससे कृषि में विकास का बाधा पहुंचा। मतलब कि अगर अपने पास अनाज हो तभी तो विकास होगा, कृषि में ज़्यादा जोर दिया जाए तभी तो हमारे देश का विकास होगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे 5वां पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया, देश के विकास की बुनियादी चीजों में माना गया। अब दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, जितने जमींदार लोग थे ना उस समय के, उनसे जमीन ले लिया, ठीक है दोस्तों, जमीन ले लिया, एक गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, जो सरकार हमारी बनी उनसे ज़मीन लेकर किसान को दिया। किसान को देने के बाद बोला आप इस पर खेती कीजिए और अनाज उगाइए। मतलब कि कह सकते अगर खेती करेंगे अनाज उगाएंगे तो हम भारत सरकार का फायदा हुआ, किसान का फायदा हुआ, प्रदेश का फायदा हुआ, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं भूमि सुधार मतलब यही होता है, उसमें अच्छी फसल उगाने के लिए खाद नियमित रूप से दिया जाए, ठीक है, कम से कम खाद का जो ऑर्गेनिक खाद होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और जो केमिकल वाला होता है उस टाइम मेरे हिसाब से केमिकल का ज़्यादा जोर भी नहीं था दोस्तों। ये तो अब आजकल के ज़माने मॉडर्न ज़माने में आया ना, है ना दोस्तों। अब सुधार पर जोर दिया गया और बुनियादी चीज़ों पे माना गया, है ना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे में क्या होता है, तरह की योजना कार का जो उद्देश्य है या लक्ष्य है वह भूमि सुधार पे ज़्यादा जोर दिया था, है ना। अब देखिए दोस्तों अब क्या है, जो योजनाकार है वह बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का भी था, ठीक है,
मतलब जो हमारे देश की जितने भी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जितने भी चीज़ें थी उनको ऊंचा करने का था, परंतु यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनकी खर्च से ज़्यादा हो। मतलब उस समय कहना क्या जा रहा है, लोग जो है वह कम खर्च करें परंतु जो बचत है वह ज़्यादा करें। ठीक है, इसका यह अर्थ है, मतलब कि लोग कम खर्च करें और बचत ज़्यादा करें। इससे जो है हमारे राष्ट्रीय आय में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, परंतु ये काम भी करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है दोस्तों। ठीक है, ये काम करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि 1950 के दशक में ना हमारे देश में खर्च का जो स्तर है वह बहुत ज़्यादा ऊंचा था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्या है तीसरा पॉइंट, योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। ठीक है, योजनाकारों ने बचत बढ़ाने की कोशिश की परंतु वह नाकाम रहे, क्योंकि हमारे देश में उस समय रोजगार के जितने भी लोग थे उनके तुलना में हमारे जो राष्ट्रीय आय की पूंजी भंडार थी वह बहुत ही ज़्यादा कम था। अगर आपको सीधी भाषा में कहे, मान के चलिए किसी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग रोजगार उसमें काम करेंगे, परंतु उस कंपनी जो है उसकी कंपनी की पूंजी भंडार कम है तो उसको पेमेंट नहीं दे पाएगी, है ना, पेमेंट दे नहीं पाएगी जब फिर वो काम भी नहीं करेगा। यह रूल इसमें भी लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह रूल इसमें भी लागू हुआ था। सरकार के पास पूंजी भंडार कम था, इसलिए रोजगार के जो भी लोग आते थे उनको पैसे दे नहीं पाता था, इसलिए वह काम भी नहीं करते। बस बात इतना सिंपल सा है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी। आप देखिए दोस्तों, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें लोगों की बचत बढ़ी, परंतु उसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब जितने वो लोग बचत कर रहे थे, अगर वह लोग खर्च बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा कम खर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही नीचे हाई लेवल का हो गया। ठीक है, खर्च। आप देखिए दोस्तों, इसके कारण बहुत सारे अनुरूप भी थे। ठीक है, अब दोस्तों 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा लगातार कमी आई। मतलब दोस्तों 1960 के दशक में, 1970 के दशक में जो हमारे देश में जितनी बचत होते थे उनकी मात्रा में कमी आई थी, मतलब कि खर्च बढ़ गया, बचत कम हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको जो मैंने 5 वर्ड पहले और 5 वर्ड अब बताए हैं वो एग्जाम में से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 पॉइंट होते हैं और क्वेश्चन जो अपना बनता है वह 6 नंबर का बनता है। अगर 6 नंबर का बनता है तो 6 पॉइंट पर उठाकर लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, फुल मार्क्स मिलेंगे। परंतु स्टार्टिंग और अतः मतलब कि निष्कर्ष के साथ तभी मिलेंगे दोस्तों। 4 है उसमें भी वही रूल फॉलो करना है, 2 है उसमें कोई रूल फॉलो नहीं करना, ओनली फॉर 2 पॉइंट्स, ओनली फॉर 2 पॉइंट लिखे, खेल खत्म। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है और कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और क्या भाई बोलो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।